हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गीत गोविंद एकेडमी और माई सेल्फ कार्तिकेय सिंह। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसे बढ़िया सबसे अच्छा सब्जेक्ट। जी हाँ, आप लोगों को सुन के अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये बोरिंग सब्जेक्ट है। हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री की, और हिस्ट्री का सबसे पहला चैप्टर हम लोग कवर करेंगे जिसका नाम है नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में बच्चा हम लोग ऐसे इस चैप्टर को कवर किया जाएगा कि जो कि एक एक पॉइंट को समझना है और किसी भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। एनसीईआरटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, एग्जाम पॉइंट टू पॉइंट पढ़ना है। और जो भी डाउट होगा आप लोगों का, आप लोग कमेंट में नीचे पूछ सकते हैं और हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर को। तो हमारे चैप्टर का नाम है द नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी किस प्रकार से जो यूरोप में राष्ट्रवाद है वो पैदा हुआ, इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चैप्टर शुरू करने से पहले इंट्रोडक्शन समझते हैं कि आखिर में हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से दुनिया में नए नए देश बने, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली और ब्रिटेन जैसे कैसे देश बने। दूसरा देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से राष्ट्र राज्यों का उदय होता है और जो पुरानी जो घिसी पीटी राजा और महाराजाओं की जो स्तंभ हैं उनकी किस तरीके से खात्मा होता। ठीक है, फिर हम लोग समझेंगे कि ये सब चीजें आखिर में शुरू कैसे हुई, और फिर अंतिम में समझेंगे कि इन सभी चीजों के पीछे कौन कौन से चैलेंजेस यूरोप वासियों को झेलने पड़े। तो बने रहिए मेरे साथ और चैप्टर को शुरू करते हैं। देखिए बच्चा, जब आप लोग एनसीईआरटी का हिस्ट्री का चैप्टर 1 का जब पहला पन्ना खोलिएगा तो सबसे पहले एक आप लोगों को पिक्चर दिखेगा जो कि फ्रेडरिक सूरो के द्वारा बनाई गई है। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे। इन्होंने 4 सेट ऑफ पेंटिंग बनाया था जिसमें इन्होंने क्या किया था, एक कल्पना से भरा 4 तस्वीर बनाया था, जिसमें एक प्रति जो है आपके बुक में वो दी हुई है। प्रति में क्या देखेंगे आप लोग कि जो फोटो है उस फोटो में एक तरफ एक मूर्ति है और बहुत सारे लोग उस मूर्ति के पीछे खड़े हैं उस मूर्ति को पार करने के लिए। ऊपर आप लोग देखेंगे कि फरिश्ते सभी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और आगे उस क्यू के आगे देखेंगे एक तरफ तो यहां पर कई सारे राजाओं और महाराजाओं के टूटे हुए अवशेष हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें अलग अलग चीजें रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे जो यहाँ पे जो टूटे हुए यहाँ के राजाओं महाराजाओं की जो चीजें हैं वो उनके विध्वंस का चीज दिखा रहा है, यानी जैसे जैसे लोग ज्ञान का भंडार और उनके अधिकारों को पता चलते रहे वैसे वैसे लोग आजादी, उनको राष्ट्र राज्य बनते रहे और वैसे वैसे उनका खात्मा राजाओं का होता गया। ये एक मूर्ति है जिसको मूर्ति का नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, और इस मूर्ति के हाथ में एक हाथ में मशाल है और दूसरे हाथों में लोगों के अधिकार के चार्ट्स। तो जो मशाल है वो कुछ नहीं है बल्कि नॉलेज का रोशनी है जो कि यूरोप वासियों के अंदर भरा जा रहा है कि वो क्रांति के प्रति क्या हो, प्रेरित हो। इन सभी चीजों को देखकर ऊपर के फरिश्ते खुश हो रहे हैं कि इनकी जो बनाई हुई पब्लिक है, यानी जो मानव है, वो सभी एक साथ मिलकर राष्ट्रवाद के लिए एकत्रित लड़ाई कर रहे हैं। तो ये है बच्चों हमारा इंट्रो। इस चैप्टर में हम लोगों को इसके बाद पढ़ना है कि यूरोप में कैसे कंजर्वेटिव्स आए, कैसे लिबरलिज्म ने क्या क्या सोचा, कौन थे रिवोल्यूशनरीज, फिर हम लोग समझेंगे रोमानीवाद, फिर हम लोग समझेंगे हंगर, रिवॉल्ट और हार्डशिप, फिर हम लोग समझेंगे कैसे जर्मनी बना, फिर हम लोग समझेंगे कैसे इटली का एकीकरण हुआ, फिर ब्रिटेन का केस समझेंगे, और अंत में हम लोग नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म को समझेंगे। तो ये था बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन, और चलते हैं चैप्टर की शुरुआत करने। तो विविध में चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, यानी किस तरीके से फ्रांस का रिवॉल्यूशन हुआ और किस तरीके से राष्ट्र राज्य का गठन हुआ।
तो बच्चों इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा सा एक स्टोरी समझते हैं, जो कि आप लोगों के क्लास 9 से है। जो कि आप लोग एक बार ये स्टोरी समझ गए तो आप लोग फ्रांस का पूरी की पूरी क्रांति को समझ लेंगे। ठीक है, तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि जो फ्रांस का राजा था उस समय, वो था नेपोलियन 16। जो नेपोलियन 16 था, उसने क्या किया था कि अपने राज्य में जितने लोग हैं उन सभी को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया था। उसने 3 कैटेगरी में लोगों को डिवाइड किया था, फर्स्ट कैटेगरी, सेकेंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी में बच्चों उन लोगों को रखा गया था जो कि उसके किंग के परिवार के थे, रिश्तेदार थे। सेकेंड कैटेगरी में बच्चों पोप को रखा गया था, जो कि पादरी जिन्हें कहा जाता था, जो कि चर्च में रहते थे। और थर्ड कैटेगरी में बच्चों मिडिल क्लास को रखा गया, यानी डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क, फार्मर, आर्टिस्ट एंड प्लीजेंट्स, जितने भी ऐसे लोग हैं, जो भी छोटे लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो भी पादरी और राजा को छोड़ के जितने लोग बचे, सभी को तीसरे वर्ग में डाल दिया लुइस 16 ने। लुइस 16 एक और चीज करता था कि जो टैक्स का सिस्टम था सिर्फ तीसरे से लेता था डिवीजन करने के बाद। अब क्या हुआ कि ये इस बड़े बदलाव की वजह से जो तीसरी कैटेगरी थी वो इस पे किंग पे बहुत ज्यादा भड़क गई। और किस्मतवश उस वर्ष क्या हुआ कि फसल भी फ्रांस का खराब हो गया, जिससे वहां के खाने पीने की जितनी भी चीजें थी उनके दाम बढ़ गए, फसलों के दाम बढ़ गए, बेरोजगारी बढ़ गई। और इसके खिलाफ जनता ने राजा का विद्रोह किया और राजा को अपनी गद्दी को छोड़कर उन्हें मार दिया गया। यानी जनता ने राजा को मार दिया, उनकी गद्दी से हटा दिया। और गद्दी से हटाने के बाद अब जो राज है वो जनता के हाथों में आ चुका है। तो बच्चों जब भी कोई भी राज्य बनता है, कोई भी राष्ट्र बनता है, तो उसको सभी लोगों को एक साथ जोड़ने के लिए कुछ कार्य होते हैं, वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, जब राष्ट्र राज्य बन गया तो लोगों की एकता, यानी एक साथ लोगों को बांधने के लिए वहां की जनता ने क्या किया, कुछ काम किए जिनसे फ्रांस की जनता एकजुट रह सके। सबसे पहला काम किया कि आइडिया दिया ला पात्रा और ला सिटियोर का। ला पात्रा का सेंस है बच्चा फादरलैंड, यानी पितृभूमि को नाम दिया, अपने फ्रांस को पितृभूमि कहा, यानी फादरलैंड। और एक और नाम दिया ली सिटियोर, यानी इसका मतलब है कि हम सभी इस पितृभूमि के क्या हैं, नागरिक हैं। पहला दिया ये। दूसरा काम किया वहां के लोगों ने कि एक नया फ्लैग बनाया। फ्लैग बनाया तो फ्लैग से क्या होता है, लोगों की एकता जुड़ती है, यानी सभी लोग एक साथ जुड़े हुए फीलिंग में महसूस करते हैं। फिर तीसरा काम क्या किया, एक नेशनल असेंबली बनाया, जो कि लोगों को क्या करता था, अधिकारों और राइट्स का, इलेक्शन का जो भी काम था ये नेशनल असेंबली करती थी। ठीक है, फिर नए नए शपथ लिखे गए और उन शपथों को लिया गया और नए नए गीत लिखे गए, जिससे लोगों के बीच वो गीत सुनकर, वो शपथ सुनकर उनके बीच देश प्रेम बढ़ सके। ठीक है, फिर क्या किया गया, एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया। एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का मतलब एक केंद्र शासित करण लाया गया, जिसमें एक व्यक्ति को केंद्र में बैठाया गया जो कि जनता द्वारा चुना हुआ था, और वो चुना हुआ व्यक्ति पूरे के पूरे फ्रांस को चलाएगा। ठीक है, फिर जो भी अंदरूनी कर थे, जो भी अंदरूनी चीजें थी, जो लुइस 16 ने अपने देश में लगाया था, उन सबको जनता ने खत्म कर दिया। फिर एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया, वेट और मेजरमेंट का, नाप जोख का एक व्यवस्था बनाया गया। फिर रीजनल डेलीगेट्स डिस्करेज एंड फ्रेंच प्रमोटेड, यानी वहां के लोकल जो लैंग्वेजेस थे उनको कहा गया कि आप लोग इनका इस्तेमाल मत कीजिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल कीजिए कि लोग क्या करें, अपनी मातृभूमि, पितृभूमि से जुड़ा हुआ महसूस कर सके। ठीक है, तो आप एक बार फिर से देखिए कि फ्रांस से नेशनलिज्म का आइडिया जो है वो कहां जाता है, यूरोप में। ठीक है, यूरोप में कौन कौन से देश में जाता है, तो हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड।
इन तीन जगहों पे जाता है। और जो फ्रांस की आर्मीज होती हैं वो क्या करती हैं, इस राष्ट्रवाद के आइडिया को आसपास के देशों में क्या करती हैं, फैलाना शुरू कर देती हैं। और तभी कौन आता है, नेपोलियन। नेपोलियन के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। नेपोलियन जो थे वो सेना के उच्चतम अधिकारी थे, यानी सेना में इनका बचपन से सपना था कि वो सेना को ज्वाइन करें। सेना को ज्वाइन किया। इनके साहस और बुद्धि के परिक्रम से जो जनता थी इनको बहुत ही ज्यादा क्या करती थी, पसंद करती थी। और जनता इन्हें पसंद करती थी तो इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी देखा कि मौका है चुनाव लड़ने का, यानी जनता के द्वारा शासन है तो इनको भी मौका मिल सकता है। तो इन्होंने उस चीज का फायदा उठाया और इलेक्शन लड़े। इलेक्शन लड़ने के बाद वो उस पोस्ट पे सबसे उच्चतम पद पे पहुंचे जिसमें फ्रांस का कोई व्यक्ति यानी प्रणाली में पहुंच सकता है। और वहां पे जाने के बाद उन्होंने कुछ अलग ही काम कर दिया। क्या कर दिया, आइए देखते हैं। देखिए क्या कर दिया उन्होंने कि जिस डेमोक्रेसी को नष्ट किया और क्या कर दिया, वापस से डिक्टेटरशिप ला दिया। यानी डेमोक्रेसी जो पहले जनता के द्वारा स्थापित की गई थी उसको हटा दिया और वापस तानाशाही ला दिया। यानी पावर पूरे के पूरे नेपोलियन के हाथ में आ गई। ठीक है, फिर क्या हुआ कि नेपोलियन ने आने के बाद कई सारे अच्छे अच्छे कार्य किए। जो अच्छे अच्छे कार्य हैं उन सभी अच्छे अच्छे कार्यों को जनता के द्वारा बहुत ज्यादा पसंद किया गया। तो कौन कौन से अच्छे अच्छे कार्य हैं और इन कार्यों को कहा क्या जाता है, इन कार्यों को बच्चों कहा जाता है नेपोलियन का 1804 सिविल कोड, या फिर हिंदी में कहते हैं नेपोलियन का 1804 अधिनियम। ये अधिनियम एकदम आपको जुबान पे होने चाहिए। चलिए देखते हैं कौन कौन से अधिनियम है। तो सबसे पहला अधिनियम लाया, एबॉलिश द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। यानी जन्मजात कोई भी राजा नहीं हो सकता, जन्मजात कोई भी भिखारी नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति जो बनेगा वो अपने कर्मों के हिसाब से बनेगा, यानी जो जैसा काम करेगा वो वैसा बनेगा। अब पुराने सिस्टम को खत्म कर दिया गया। दूसरा काम नेपोलियन ने किया कि जो भी फ्यूडल सिस्टम्स, सर्डम और मेमोरियल ड्यूज है उसको एबॉलिश कर दिया गया। यानी जो बधुआ मजदूरी होती है इस चीज को खत्म कर दिया गया। जो तालुकास थे, बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, उनका जमींदारी खत्म कर दिया गया। ठीक है, तीसरा काम क्या किया गया, जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन में उसको हटाया गया। यानी ट्रांसपोर्टेशन का मतलब परिवहन, यानी माल वाहक जो होते हैं, गाड़ियां चाहे रोड जो भी होते हैं, उन पे जो राजा ने जो भी प्रतिबंध लगाए थे उसको खत्म किया। और अच्छा माध्यम बनाए कि लोग ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें, बिजनेस कर सकें। यानी रोड और कम्युनिकेशन को अच्छा किया, दुरुस्त किया। फिर क्या किया, स्टैंडर्डाइज द वेट एंड मेजर इन्फॉर्म लॉ एंड कॉमन नेशनल करेंसी। नेपोलियन ने एक ऐसा मानक तय किया जिससे कोई भी वजन और नाप का चीज एक हो सके पूरे के पूरे फ्रांस में। आप लोगों ने पीछे देखा कि सिस्टम लाया गया, लेकिन वो क्या था, स्टैंडर्ड नहीं था, यानी एक मानक तय नहीं था। पहले क्या होता था कि 1 केजी था तो कोई 1 केजी को कोई बेच रहा है 1000 ग्राम, वहीं कोई 1 केजी को बेच रहा है 800 ग्राम, वही कोई 1 केजी को बेच रहा है 600 ग्राम। यानी कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं था। जब नेपोलियन आया उसने क्या किया कि स्टैंडर्ड सेट कर दिया जिससे 1 केजी बराबर 1000 ग्राम ही होगा, ना कि 800 और 600। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, ये 3-4 पॉइंट हैं, आप लोगों को एकदम दिमाग में रख लेना है। क्वेश्चंस बनते हैं, इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच जो आर्मीज थी वो बहुत ही क्या थे, शांति दूत थे। ठीक है, लेकिन ये खुशी आगे चल के क्या हो गया, दुख में परिवर्तन हो गया। बिल्कुल इस सीन की तरह देखिए, इस सीन में
जो राजपाल यादव हैं वो पहले क्या होते हैं, खुश होते हैं और फिर एक पैके गुस्सा। उसी तरीके से जो पब्लिक होती है नेपोलियन के आने के बाद ये सब काम देखने के बाद एकदम खुश हो जाती है और उसके बाद एक बैक गुस्सा। आखिर में गुस्सा क्यों होती है, क्यों पब्लिक वहां की रूठ जाती है नेपोलियन से और बहुत ही ज्यादा उन पे गुस्सा करती है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 कारण हैं इसको भी आपको याद करना है कि क्यों नेपोलियन को लोग पसंद नहीं करते थे। तो कौन कौन से मेन 3 कारण हैं, देखिए सबसे पहला कारण है टैक्स बढ़ाना। नेपोलियन की जो इच्छा थी वो आसपास के देशों को कब्जा करने का था, यानी नेपोलियन धीरे धीरे अपनी सेना को बड़ा कर रहा था और आसपास के देशों को धीरे धीरे कब्जा करना शुरू कर रहा था। तो आपको पता है कि जब भी ऐसा कार्य होता है, लड़ाई होती है, युद्ध करना होता है, दूसरे देशों को कब्जा करना होता है, तो वहां पे धन की आवश्यकता पड़ती है और इस धन को पूर्ति करने के लिए नेपोलियन ने क्या किया कि टैक्स को बढ़ा दिया, ठीक है, जिससे जनता त्राहिमाम बच गया। दूसरा क्या किया, सेंसरशिप ला दिया, यानी कोई भी राजा की नेपोलियन के खिलाफ कोई भी उल्टा सीधा कुछ भी छाप नहीं सकता बिना उसकी परमिशन के। और लास्ट और इंपॉर्टेंट, फोर्स कंस्क्रिप्शन फ्रेंच आर्मी, यानी जबरन फ्रांस की सेना में लोगों को भर्ती करना लगे, जिसकी वजह से लोगों का गुस्सा और फूट पड़ा। टैक्स और सेंसरशिप तो ठीक था, लेकिन जब जबरन किसी परिवार के लोगों को जब आर्मी में भर्ती करने लगे तो लोग क्या हुए, और भड़क गए, ठीक है। और ये चीजें हैं जिनको आपको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जानना, ठीक है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से नेशनलिज्म जो है वो इमर्ज हुआ यूरोप में। चल